नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इकोनॉमी की सीरीज़ में। इकोनॉमी की सीरीज़ में हम वैदेशिक क्षेत्र चर्चा कर रहे हैं और इस वैदेशिक क्षेत्र में हम लोगों ने निवेश को समझा है। उसके बाद बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर क्या होते हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में हम ये भी समझ चुके हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता था, हमने ये भी देखा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्सेप्चुअली क्या होता है, हमने वो भी समझा था। और हमारा जो मूल मुद्दा था वो था फॉरेन कैपिटल बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे प्रभावित करता है। इसको समझने के लिए हम फॉरेन कैपिटल पहले समझें, ये ज़रूर आवश्यक है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का अपना लेक्चर फॉरेन कैपिटल के साथ। कैपिटल किसी भी देश के लिए अति आवश्यक होती है, चाहे कोई भी स्थिति हो, क्योंकि बिना कैपिटल के किसी भी चीज़ का प्रारंभ करना, कोई भी बिजनेस चलाना बहुत कठिन काम पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कैपिटल न सिर्फ विकासशील देशों के लिए बल्कि डेवलप कंट्रीज़ के लिए भी अति आवश्यक होती है। तो हम यदि फॉरेन कैपिटल की चर्चा करें तो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि फॉरेन कैपिटल कैसे किसी मार्केट में एंटर करती है। अगर हम शाब्दिक रूप से समझने की कोशिश करें फॉरेन कैपिटल क्या है, तो हम इस प्रकार इसे समझ सकते हैं। कैसे? फॉरेन कैपिटल एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, यानी एक व्यापक शब्दावली है जिसके अंतर्गत हम हर उस पैसे के फ्लो को जो विदेशों से हमारे देश में आ रहा है, हम उसे अपने देश में फॉरेन कैपिटल या विदेशी पूंजी कहेंगे। फॉरेन कैपिटल दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो डेवलप कंट्री हों, यानी चाहे तो विकसित देश हों, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हों, यानी जो अभी विकास की दौड़ में चल रहे हैं, यानी विकसित और विकासशील देश दोनों के लिए ही ज़रूरी है। इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे देश में फॉरेन कैपिटल आए। हालांकि इस फॉरेन कैपिटल के अपने कुछ नुकसान हैं और फ़ायदे भी हैं, तो फ़ायदे और नुकसान की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। हम उससे पहले इन सब की चर्चा करें, ये समझ लेते हैं कि फॉरेन कैपिटल किसी भी देश के लिए आवश्यक क्यों है, वाई इट इज़ नीडेड। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसे की आवश्यकता है, तो फिर आपको दूसरों से उधार लेना ज़रूर चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यदि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको कैपिटल चाहिए, आपके पास है नहीं तो आप दूसरे से लेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि किसी देश में पूंजी की कमी है, कैपिटल नहीं है, तो उसे दूसरे देश से लेनी चाहिए, और दूसरे देश से आने वाली कैपिटल अपने देश में फॉरेन कैपिटल कहलाती है। तो पहली बात तो यह है क्या कि यदि हमारे देश की कैपिटल कम है और हमको ग्रोथ करने के लिए, हमको विकास करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता है, यानी यदि डोमेस्टिक कैपिटल हमारी कम है और हमको चाहिए कैपिटल ज़्यादा, तो फिर कैपिटल है कम, चाहिए ज़्यादा। इसका मतलब है कि हम उतनी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमको आवश्यक है। इसीलिए फॉरेन कैपिटल का उपयोग हम लोग उस इन्वेस्टमेंट गैप को फिल करने के लिए करते हैं जो ज़रूरी है विकास प्राप्त करने के लिए। और क्या कर सकती है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास पैसा यदि कम है तो हम उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि हमारे पास पैसा काफ़ी है तो हम उस अपने पैसे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे के पैसे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई कर्मचारी यदि सैलरी लेता है तो वो चाहता है कि उसे महीने पे कुछ एक मुश्त दाम मिल जाए, यानी एक साथ उसको पूरी सैलरी मिल जाए, बजाय इसके कि वो खंडों में मिले। क्योंकि खंडों में या पार्ट्स में मिलने वाली कैपिटल्स का यूज नहीं कर पाते हैं, खर्च हो जाती है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि एक साथ कैपिटल आए। यदि आपके पास मान लीजिए 20 रुपये की कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ 10 रुपये हैं, तो आप 10 रुपये से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फ़िलहाल आपको चाहिए 20 रुपये। तो क्या होगा कि आप कोई कंपनी है तो आप विदेश से पैसा ले लेंगे और अपनी जो 10 रुपये है, यानी जो डोमेस्टिक कैपिटल है, उस डोमेस्टिक कैपिटल का आप उपयोग कर पाएंगे। इसका मतलब फॉरेन कैपिटल, जो विदेश की कैपिटल होती है, वो कैपिटल हमारे देश की कैपिटल को भी उपयोग योग्य बना देती है। अगली बात यह है कि जब भी कोई विदेशी पूंजी आती है, विशेषकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में, तब वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आती है, यानी वो तकनीक लेके आती है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपके देश में इतना सारा पैसा लगाएगा तो अपने साथ कुछ न कुछ नई तकनीक भी लेके आएगा जिससे कि वो यहाँ प्रॉफिट कमा पाए। तो यदि आपके देश में तकनीक आती है तो उस तकनीक का न सिर्फ वो कंपनी उपयोग करेगी जिसे वो लेके आई है,
बल्कि आप भी उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप भी सीख पाएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि अच्छी संगति में जाओ। क्यों? क्योंकि अच्छी संगति होगी तो आपको भी अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे, भले ही वो संगति के लक्षण किसी दूसरे व्यक्ति में थे। और क्या है, और ये आपके अंदर, आपके देश की इकोनॉमी के अंदर स्किल, एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा देगी। जैसे कैसे समझें हम इसे? ऐसे समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जब आती है तो उत्पादन की रेट बढ़ जाती है। जैसे पहले आप लकड़ी के हल से जुताई करते थे, लेकिन यदि अब आप लोहे के हल से जुताई कर रहे हैं और ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं तो लकड़ी के हल की अपेक्षा आपकी दक्षता बढ़ गई। दक्षता का मतलब है कि कम समय में अधिक काम करना। तो अधिक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आप कम समय में अधिक काम कर पाते हैं। तो विदेशी पूंजी आपकी इकोनॉमी में एफिशिएंसी बढ़ा देती है। जब अधिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है तो आपको टेक्नोलॉजी सीखनी भी पड़ती है, और जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसे बोलते हैं स्किल होना, स्किल प्राप्त करना। तो आपको स्किल भी प्राप्त होती है। एक बात और क्या होगा विदेशी पूंजी से, कि आपकी इकोनॉमी में वो कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगी। कैसे? मान लीजिए कि दोनों ही कंपनी, एक इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी है, एक विदेशी कंपनी है, दोनों ही कंपनी बाइक बनाती हैं, लेकिन इंडिया की कंपनी जो बाइक बनाती है वो उसकी रेट मान लीजिए कि 60,000 है, लेकिन फॉरेन कंपनी वही बाइक, बेहतरीन बाइक 40,000 रुपये में बना सकती है। तो इंडिया की कंपनी पर दबाव पड़ने लगेगा, क्योंकि लोग 40,000 वाली बाइक खरीदेंगे, उसी कीमत पर बेहतरीन फीचर वाली 60,000 वाली बाइक नहीं खरीदेंगे। इसलिए इंडिया की कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। इसलिए इंडिया की कंपनी भी चाहेगी कि अपनी कीमत को वो कम करे। इस प्रकार दोनों में कंपटीशन होगा तो क्या होगा, वो अपनी 60,000 की बाइक को 40,000 तक या 35,000 तक करने की सोचेगी। तो एक कंपटीशन पैदा होगा। कंपटीशन पैदा होगा तो बाइक की कीमत नीचे आएगी, और इससे ग्राहकों को काफ़ी लाभ होता है। और क्या है, जब भी कोई विदेशी कंपनी आती है या विदेशी पूंजी आती है आपके यहाँ, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है हम लोग जब देखेंगे, जब एफडी डिस्कस करेंगे। साथ ही क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी विश्व के अन्य देशों की इकोनॉमी के साथ जुड़ जाती है और आप अपनी इकोनॉमी का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी दूसरे देश की कंपनी को अपने देश में आने के लिए अलाउ करते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आप दूसरे देश की मार्केट से, दूसरे देश की सरकार से जुड़ रहे हैं। और जब दूसरे देश की कंपनी आपके यहाँ आती है तो उम्मीदों के साथ आती है कि वो आपके यहाँ कुछ बेहतरीन निवेश करे, पैसा कमाए, और यदि वो लाभ प्राप्त करती है तो आपको भी लाभ होगा, उस देश को भी लाभ होगा जिस देश की वह कंपनी है। और क्या है, जब आपके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी आती है तो आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे से कर पाते हैं। फिर से वही ट्रैक्टर वाला एग्जांपल लेते हैं कि जहां आप पहले 100 मीटर ज़मीन में 1 क्विंटल अनाज कर पाते थे, अब बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आप 100 मीटर ज़मीन में ही 2 क्विंटल या 3 क्विंटल अनाज कर पाएंगे। इसका मतलब है कि जब से आप अपनी 100 मीटर जगह का इस्तेमाल, जो हम संसाधन समझ सकते हैं, उसका इस्तेमाल उतना बेहतर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़िया आने के कारण आप उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यानी आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अर्थात अनुकूलतम उपयोग कर पाने में सक्षम होंगे। एक बात और है, जब भी फॉरेन कैपिटल आती है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्रिएट करती है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है सकारात्मक वाह्यताएँ। वाह्यताएँ, एक्सटर्नलिटीज़ कुछ ऐसी स्थिति होती है जो किसी के होने से ही अपने आप क्रिएट हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति फूलों की खेती कर रहा है, तो फूलों की खेती कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो फूल तो उगा ही रहा है, फूलों से तो उसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। साथ में एक उसकी एक्सटर्नलिटीज़ जो बाह्यता उससे पैदा हो रही है वो ये है कि उस खेत के आसपास खुशबू फैलेगी, और जो भी वहाँ जाएगा, व्यक्ति वहाँ से गुजरेगा, उसके मन में सकारात्मक विचार आने लगेंगे, तो समाज में हिंसा कम होगी। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा फूल की खेती का। तो ठीक इसी प्रकार विदेशी पूंजी का भी देश में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ यानी कि सकारात्मक वाह्यताएँ क्रिएट हो पाती हैं। और क्या समझते हैं हम? ये समझते हैं जब इकोनॉमी में बेहतर से उपयोग हो पाता है, ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है, उत्पादन ज़्यादा होने लगेगा, तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। ग्रोथ बढ़ेगी, डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, पैसा आएगा, साथ ही रोज़गार भी बढ़ेगा, लोगों के पास रोज़गार बढ़ेगा, तो हमारे व्यक्तियों के पास इनकम भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, और फिर से उसका खर्च की पूर्ति करने के लिए लोग पैसा कमाएंगे, उत्पादन करेंगे। इस प्रकार ये चक्र चलता रहेगा।
और क्या है, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरेन कैपिटल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। फॉरेन कैपिटल हमने बताया था शुरुआत में कि एक व्यापक शब्द है, इसमें हम कई चीज़ें शामिल करते हैं। फॉरेन कैपिटल का अगर सिंपल अर्थ हम समझें तो विदेशों से आया हुआ पैसा फॉरेन कैपिटल कहलाता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। तो यदि पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है तो ये भी फॉरेन कैपिटल कहलाएगा, या विदेशी निवेश या विदेशी पूंजी कहलाएगी। यदि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है तो ये भी विदेशी पूंजी का हिस्सा है। और क्या है हिस्सा, और हिस्सा ये है कंसेशनल असिस्टेंस या नॉन कंसेशनल असिस्टेंस, मतलब गैर रियायती सहायता। जैसे एफपीआई और एफडीआई तो हो ही गया, कुछ कंपनियां भारत की विदेशों से ऋण लेती हैं तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, तो ये विदेशी वाणिज्यिक उधारी भी रहती है। नॉन कंसेशनल का मतलब होता है आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी, वो अपनी ब्याज फिक्स करके रखते हैं, उतना ही वसूलेंगे, वो 1% या 0.1% भी कम नहीं कर सकते। और क्या है, आप दूसरे देश की गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, तो अब जब भी आप दूसरे देश की गवर्नमेंट से लोन लेंगे तब भी वो आपको कोई रियायत देने वाली नहीं है, इसलिए ये भी नॉन कंसेशनल की श्रेणी में आएगी। और क्या है, जब कोई नॉन रेजिडेंट इंडियंस आपके पास पैसा भेजता है तो वो भी उस पैसे की इंटरेस्ट लेना चाहेगा, ब्याज लेना चाहेगा, तो वो भी ब्याज कम नहीं करेगा। इसलिए ये तीनों चीज़ें कौन कौन सी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, विदेशों की सरकार से लिया गया ऋण, और जो एनआरआई भारतीय होते हैं या एनआरआई किसी भी देश के लिए हो सकते हैं, एनआरआई भारतीय होते हैं, उनकी भी जो जमा होगी हमारे देश में, जो हमारे देश में वो पैसा लगाते हैं, वो भी ब्याज पर कोई कटौती नहीं करना चाहेंगे, इसलिए ये नॉन कंसेशनल या गैर रियायती सहायता कहलाती हैं। ये भी विदेशी पूंजी के ही हिस्सा होती हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत में 245 दिन से भारत से बाहर रह रहा है तो उसे एनआरआई समझा जाता है। पहले यह सीमा 183 दिन थी, यानी यदि कोई व्यक्ति भारत का ही, हम एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस की बात कर रहे हैं, यानी यदि कोई व्यक्ति भारत से पहले 183 दिन से अधिक बाहर रहता था किसी दूसरे देश में तो उसे एनआरआई समझा जाता था, नॉन रेजिडेंट इंडियन समझा जाता था। लेकिन अब यदि वह व्यक्ति 245 दिनों तक बाहर रहता है तभी समझा जाएगा, ना कि 183 दिन तक। ये घोषणा इसी बार के बजट में की गई है। तो उम्मीद है आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। और विदेशी पूंजी में हम क्या क्या शामिल करते हैं, और विदेशी पूंजी में हम कंसेशनल असिस्टेंस यानी रियायती सहायता या रियायती ऋण भी शामिल करते हैं। मान लीजिए कभी कभी कोई महामारी आती है, बाढ़ आ गई, विभीषिका कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, या कोई मानव कृत्रिम आपदा आ गई, तो ऐसी स्थिति में कुछ आपको अनुदान यानी ग्रांट्स मिल जाते हैं, लोन्स मिल जाते हैं, और ऐसी लो इंटरेस्ट रेट पे मिल जाते हैं। कैसे? लो इंटरेस्ट रेट, कम पर मिल जाते हैं, तो ये आपको रियायत हो जाती है और लंबे समय के लिए भी मिल जाते हैं, इसलिए ये रियायती विदेशी पूंजी कहलाएगी। जनरली क्या होता है कि जब भी, जैसे मान लीजिए कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, तो अमेरिका चाहेगा कि हम भारत को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करा दें या पैसा दे दें, तो भारत हमको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसीलिए ऐसे जो लोन होते हैं या जो ग्रांट्स होते हैं वो हमेशा द्विपक्षीय स्थिति को ध्यान में रख के किए जाते हैं। आप कभी कभी सोचते होंगे कि भारत ने नेपाल को 5 लाख करोड़ का सहायता दिया है भारत ने, तो आप सोचते होंगे भारत के पास खुद पैसा नहीं है, नेपाल को क्यों दे रहा है? तो नेपाल को इसलिए देता है क्योंकि भारत को उम्मीद है कि नेपाल में जब भी भारत कुछ करेगा तो नेपाल से भारत को सहायता मिल सकती है, इसीलिए भारत ने नेपाल को रियायती ऋण दे दिया। ठीक उसी प्रकार यदि अमेरिका दे रहा है भारत को, तो ये सोचता है अमेरिका कि भारत से हमको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी, इसलिए वह अमेरिका से ऋण ले लेता है और अमेरिका सस्ता ऋण दे सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे वर्ल्ड बैंक हुई, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्य काम ही होता है रियायती ऋण देना, जिससे कि किसी देश में विकास हो पाए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में विकास करना। ठीक है, कभी कभी मॉनेटरी फंड यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF यानी वर्ल्ड बैंक से भी रियायती ऋण मिलते हैं, कभी कभी IMF से भी मिलते हैं, तो ये सब विदेशी कहलाते हैं। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से भी मिलते हैं, IDA से भी मिलते हैं, ये भी विदेशी कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने देश के तो नहीं हैं। ठीक है, इसलिए ये सब विदेशी पूंजी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो आज इस विदेशी पूंजी में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या था। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी कोई हमको गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट में जैसे मान लीजिए कि हमारे रिश्तेदार रहते हैं,
हमको उन्होंने गिफ्ट दे दिया, तो है तो वो फॉरेन ही ना, फॉरेन में ही है, तो वो फॉरेन सहायता भी हमको हम क्या समझेंगे, विदेशी पूंजी के रूप में समझेंगे। तो उम्मीद है आज आपको ये विदेशी पूंजी समझ में आई होगी। विदेशी पूंजी क्यों आवश्यक होती है किसी भी देश के लिए, विदेशी पूंजी के प्रकार कैसे होते हैं, क्या क्या इसमें शामिल करते हैं, फिर से समझ लें हम। विदेशी पूंजी के मुख्य रूप से कई घटक होते हैं, जैसे कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो यानी विदेशी निवेश हो, ये विदेशी निवेश FDI भी हो सकता है, या ये विदेशी निवेश FPI भी हो सकता है, या फिर नॉन कंसेशनल ऋण हो सकते हैं, या फिर कंसेशनल डेट हो सकते हैं, कंसेशनल ऋण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। या आपको किसी से विदेश, यानी कुल मिलाकर के हम ऐसे बोल सकते हैं कि विदेशों से हमको कोई भी पैसा मिलता है वो फॉरेन कैपिटल माना जाता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रूप में आए, चाहे वो ऋण के रूप में आए, किसी भी स्थिति में आए। तो इस प्रकार हमने समझा कि विदेशी पूंजी क्या होती है, किसी भी देश के लिए क्यों आवश्यक होती है, कैसे सहायता कर सकती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।